बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 12th चैप्टर का लेक्चर है। इसमें न्यूट्रिशन के कुछ मैकेनिज्म्स रह गए थे, उनको हमने आज डिस्कस करना है। उनमें पहला मैकेनिज्म हमारे पास है पड़ा, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या उसके जिस्म के बाहर रहकर उससे खुराक लेता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें हमेशा एक पैरासाइट होगा, एक होस्ट होगा। पैरासाइट होस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। पैरासाइट ऐसा जानदार है जो किसी दूसरे जानदार से खुराक को लेता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, जबकि होस्ट वो जानदार है जो किसी दूसरे जानदार को खुराक फराहम करते हैं। जो फराहम करता है वो होस्ट है और जो खुराक को हासिल करता है वो पैरासाइट है। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और विद इन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहे, लिव ऑन, और विद इन द अदर ऑर्गेनिज्म और दूसरे जानदार के अंदर रहे, फॉर फूड, फूड के लिए, एंड कॉजेज हार्म और उसको नुकसान पहुंचाए, इसको हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो है दो तरह के हैं रहने के लिहाज से। जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं पैरासाइट्स, उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, और जो पैरासाइट्स अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। पहले हम देखेंगे एंडोपैरासाइट, अ पैरासाइट दैट लिव्स अपॉन इट्स होस्ट। ये ऐसा पैरासाइट है जो अपने होस्ट के ऊपर रहेगा, उसकी बॉडी के बाहर रहेगा, इसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। जैसे पहली मिसाल मेरे पास है पड़ी लाइस, जुएं पड़ती हैं लोगों को, उनके सर में रहती हैं। और इंसान जो है होस्ट है जो उनके लिए, जो लाइसिस हैं वो पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है बेसिकली इंसान के। इसमें लीच है, जोंक, ये भी एक एक्टोपैरासाइट है। और टिक्स है, टिक्स कहते हैं चीचड़ को, जो अक्सर जानवरों के जो रिस्ट एरियाज है वहां पर ज्यादातर ये पाए जाते हैं। उनमें गाय भैंस हैं, इनमें उमूमन जो है ये पाए जाते हैं चीचड़, वहां पे रहते हैं और उनसे उनसे खुराक लेते हैं, उनका ब्लड सेक करते हैं, खून चूस जाते हैं सारा। तो रहते भी ऊपर हैं और खुराक भी ले रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जी एक्टो पैरासाइट। दूसरे हैं एंडो पैरासाइट। ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट दैट लिव्स विद इन द होस्ट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहे उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। इसमें जो मिसाल मेरे पास है पड़ी, वो इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे एंडोपैरासाइट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। उनमें हमारे पास हिस्टोलाइटिकम, टेपवर्म, अर्थवर्म, ये जिन्हें हम आम कॉमन लैंग्वेज में पेड़ के कीड़े भी कहते हैं, दरअसल ये इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स बहुत नुकसान का बायस होते हैं, क्योंकि वो इंसान जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन ये रह रहे हैं पैरासाइट, वो इंसान जो कुछ भी खाएगा, जो चीजें फूड में वो लेगा, वो चीजें उसके ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होंगी। ब्लड में ऑब्जर्व होने से पहले ही ये पैरासाइट्स उन यूजफुल चीजों को खा जाएंगे, और इस तरह जितना भी वो इंसान चीजें अच्छी, यूजफुल, ताकतवर चीजें खा लेगा, अच्छी चीजें, वो उसे नहीं लगेंगी, उसकी बॉडी का जो जुज़ो बदन है वो नहीं बनेगी, क्योंकि पैरासाइट्स ऑलरेडी उसकी इंटेस्टाइन में पड़े हैं, वो उसको खा रहे हैं। तो पैरासाइट्स कभी भी उस इंसान को जो है ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करने देंगे, वो इंसान हमेशा वीक सा रह जाएगा। उसके बाद एंडोपैरासाइट की दो तरह की क्लासेस हैं आगे। पहले हमारे पास है ओब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट है जो हमेशा अपने होस्ट के अंदर ही रहेगा, ये पैरासाइट अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। ओब्लिगेट मतलब होता है लाजमी, यानी इस पैरासाइट के लिए होस्ट लाजमी चाहिए। होस्ट होगा तो ये पैरासाइट रहेगा, अगर होस्ट नहीं होगा तो ये पैरासाइट भी मर जाएगा। दूसरा है जी फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ये पैरासाइट कौन से हैं? ये पैरासाइट ऐसे हैं जो होस्ट की बॉडी मिल जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, होस्ट की बॉडी ना मिले फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे लिव इंडिपेंडेंटली फॉर सम टाइम,
यानी कुछ वक्त के लिए ये अलग भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, अगर घोंसले भी है तो फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ज्यादा लंबा अरसा नहीं रह सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, जो कि हम वर्टिब्रेट्स में इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे। पहले एनिमल्स में हम देखेंगे स्पेशली कि डाइजेशन कैसे हो रही है खुराक की, एनिमल खुराक कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और उसको डाइजेस्ट किस तरह कर रहे हैं, उसको अपनी बॉडी का जो एक पार्ट है वो कैसे बना रहे हैं। तो डाइजेशन क्या जरूरी क्यों है जानवरों के लिए, क्या वजह है, डाइजेशन होती क्यों है जानवरों की बॉडी में, पहले तो हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डाइजेशन एक्चुअली है क्या। डाइजेशन कहते हैं breakdown of complex, larger and non-diffusible molecules into simple, smaller and diffusible molecules। यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को जो नॉन डिफ्यूजिबल हैं उनको तोड़ देना छोटे मॉलिक्यूल में जो डिफ्यूजिबल हैं। मतलब बड़े मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स टाइप के होंगे, उनमें से जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ब्लड में ऑब्जर्व नहीं हो सकते, उनको तोड़ना, उनसे यूजफुल चीजें निकालना और ब्लड में ऑब्जर्व करवाने के लिए स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना ताकि वो ब्लड में इजीली ऑब्जर्व हो सके। अब डाइजेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो माउथ से हम लेते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स बराह रास्त अपटेक कर सकते हैं उनको। जैसे हम पानी पिए, इसकी डाइजेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्लड में ऑब्जर्व हो सकता है। इस तरह बाकी इसके अलावा जितनी चीजें हैं ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो खुराक के अंदर कम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, ये बराह रास्त हमारे सेल से नहीं ले सकते। इन चीजों को लेने के लिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इसके अलावा फैटी एसिड, इसके अलावा खास तरह के विटामिन्स, इनको लेने के लिए जो खुराक हम खाएंगे वो कम्प्लेक्स फॉर्म में खुराक में पड़े होंगे, उस खुराक को तोड़ा जाएगा। फर्ज किया आप खुराक के जरिए ग्लाइकोजन खाते हैं, आप ग्लाइकोजन लेते हैं, यानी कम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, तो आपके अंदर डाइजेशन होगी इस कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो ब्लड में ऑब्जर्व हो सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स था जो आपके फूड में था वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता। इस तरह आप कोई भी चीज खाते हैं, ब्रेड ले लें, मटन है, दाल है, कुछ भी है जो खुराक में आप खाते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की चीजें उस खुराक का कंपोनेंट होती है, डिपेंड करता है खुराक कौन सी है। तो खुराक में कम्प्लेक्स फॉर्म में फूड पार्टिकल पड़े हैं, डाइजेशन करके उन कम्प्लेक्स चीजों को तोड़ा जाता है ताकि उनसे सिंपल चीजें निकाली जाए, सिंपल मॉलिक्यूल्स निकाले जाए जो आपके ब्लड में इजीली ऑब्जर्व हो सकें। इसलिए डाइजेशन बहुत जरूरी चीज है। डाइजेशन होगी तो बायोमॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व होंगे ब्लड में और आपकी बॉडी के सेल्स उसको अपटेक कर पाएंगे। डाइजेशन नहीं होगी तो कभी भी बॉडी के सेल्स बायोमॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हमारे पास है इंजेशन। इंजेशन कहते हैं खा जाना, खाना। उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेशन। खाने के बाद आपकी जो खुराक है वो मुंह में भी डाइजेस्ट होती है कुछ, और कुछ जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर भी जाकर डाइजेस्ट होती है। खाने के बाद खुराक को डाइजेस्ट करना, खुराक बाद पड़ी थी उठा के अपने मुंह में डाल दी, ये इंजेशन था, लेकिन अब डाइजेशन फिर स्टार्ट हो गए, उसको तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो गए, उसको मिक्सिंग का, उसको चरने का, उसको तोड़ने का, ग्राइंडिंग का काम शुरू हो गया। तो एट द एंड खुराक को इतना बारीक तोड़ा जाएगा कि उसमें से जो बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं जो उस खुराक का कंपोनेंट थे उनको निकाला जाएगा वहां से। उसके बाद डाइजेशन भी है, दो तरह की है, इंट्रासेलुलर भी है, एक्स्ट्रासेलुलर भी है। इंट्रा कहते हैं इनसाइड, ऐसी डाइजेशन जो सेल्स के अंदर हो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे आपके बायोमॉलिक्यूल जो है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड आपके ब्लड से ऑब्जर्व होते हैं सेल्स के अंदर, सेल्स उसको फिर तोड़ते हैं, वो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर। दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये ऐसी डाइजेशन है जो सेल्स के अंदर नहीं होती बल्कि किसी कैविटी में होती है। सपोज कर लें कि आपके मैदा है, मैदे के अंदर एक मैदे बैग की तरह स्ट्रक्चर है ना, बैग के अंदर एक खाली जगह है, उस खाली जगह में खुराक डाइजेस्ट हो रही है, वो जो खुराक डाइजेस्ट हो रही है वो उस डाइजेशन को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि वो सेल्स के अंदर तो नहीं हो रही, जस्ट एक कैविटी है, खाली जगह वहां हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यानी खुराक डाइजेस्ट हो गई। डाइजेशन के बाद अगर खुराक के यूजफुल मॉलिक्यूल्स आप ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्लड के अंदर, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके अंदर ये हो रहा है प्रोसेस, इंसान में स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूजफुल बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जर्व होती हैं ब्लड के अंदर, ऑब्जर्प्शन होती है उनकी। तो यूजफुल मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्व कर लेना और वेस्ट चीजों को आगे धकेल देना, ये एसिमिलेशन है।
या यूजफुल मॉलिक्यूल्स को यूज करके बॉडी के पार्ट्स बनाना एसिमिलेशन है। बेसिकली ऑब्जर्व करना ऑब्जर्प्शन बोलेंगे, और जब ऑब्जर्व हो जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स तो ऑब्जर्व करके ब्लड में इसको लेके जाया जाएगा, ब्लड से होते हुए बॉडी के सेल्स तक बायोमोलिक्यूल्स पहुंचेंगे। तो बॉडी के सेल्स अगर उन बायोमोलिक्यूल को यूज करके अगर आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। उसके बाद है इजेशन। यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व हो गए आपके ब्लड में, जो वेस्ट बचा है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो इजेशन है। ये 5 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा आपको पता है कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जानदार है। इसके अंदर डाइजेशन किस तरह की होती है, जिस जगह पर ये रह रहा है अगर इसको पास में सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल मिलते हैं तो ये अपने सीडोपोडिया उसके ऊपर उसको कवर कर लेता है, उस सीडोपोडिया के जरिए उस फूड पार्टिकल को। सपोज ये फूड पार्टिकल हमारे पास है, ये फूड पार्टिकल है, और ये जो उभरी हुई जगह है इसकी बॉडी की, इसको सपोज कर लेंगे ये सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया है। तो अमीबा जो है जब इसको फूड पार्टिकल मिलेगा तो ये अपने सीडोपोडिया उसकी गेट ऐसे कवर कर लेगा इस फॉर्म में। कवर करने के बाद उस फूड को अंदर लाया जाएगा। ये मेम्ब्रेन जो है मजीद जो है डिप्रेस होगी अंदर की तरफ, इस तरह डिप्रेस होगी। डिप्रेस होने के बाद वो फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया, अमीबा की बॉडी की मेम्ब्रेन ने उस फूड पार्टिकल को कवर कर लिया, तो अब इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। अब अंदर ये प्रोसेसिंग के काम होने, इसकी डाइजेशन होनी है। डाइजेशन का एक कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें। सपोज फूड पार्टिकल है ये वाला जो अंदर आ रहा है, यहाँ पहुंचा है। उसके बाद लाइसोसोम एंजाइम पढ़े, लाइसोसोम ऑर्गेनेली पढ़े, वो ऑर्गेनेली अपने एंजाइम रिलीज करेंगे। वो एंजाइम इस फूड वैक्यूल को, इस फूड पार्टिकल को कवर कर लेंगे इस तरह। सपोज ये जो है एंजाइम है जो रिलीज हुए थे लाइसोसोम से, लाइसोसोम ने एंजाइम रिलीज किए, उस एंजाइम ने इस फूड वैक्यूल को कवर कर लिया। अब एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम जो है इस फूड वैक्यूल को तोड़ेंगे, यानी इसके अंदर जो खुराक पड़ी है उसकी डाइजेशन करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो फूड वैक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो लाइसोसोम है वो मिलके इस तरह ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा। इनको हम बोलेंगे फाइन कैनाल्स। फाइन कैनाल्स ये बेसिकली ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की वजह से फाइन कैनाल बनेगी, तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो फूड पार्टिकल्स इन फाइन कैनाल में आ जाएंगे। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कहां पे आएंगे, इन फाइन कैनाल्स के अंदर। इन फाइन कैनाल में डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आ जाएंगे। अब ये जो फाइन कैनाल्स हैं ये पूरे साइटोप्लाज्म में चले फिरेंगे, जहां जहां जरूरत होगी फूड पार्टिकल्स की वहां वहां इस मवाद को पहुंचा दिया जाएगा, फूड पार्टिकल्स वहां पे सप्लाई कर दिए जाएंगे। अब इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन हुई थी, जो यूजफुल चीजें थी वो तो बॉडी के सेल्स के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स ने यूज कर ली, जहां जहां जरूरत थी उन कंपोनेंट्स की, फूड कंपोनेंट्स की, वो चले गए वहां पे। लेकिन कुछ वेस्ट भी यहाँ साथ लाजमी प्रोड्यूस होगा। जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको इस अमीबा की बॉडी से बाय द एक्सोसाइटोसिस उसको निकाल दिया जाएगा, और वो वेस्ट सारे सारा यहाँ पे इस तरह आ जाएगा।